वंदे मातरम दोस्तों, जय माँ भारती। हम सब माँ भारती के पुत्र हैं। जिस देश, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, हम सभी का ये उद्देश्य बनता है, हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने देश के कल्याण की भावना अपने मन में हमेशा रखें। भारत माता की जय जब हम बोलते हैं तो केवल हमारी ज़ुबान से ही ना बोला जाए। 130 करोड़ हैं हम सब मिलकर। अगर 130 करोड़ लोग ये भावना अपने मन में रख लें कि हमें अपने देश का कल्याण करना है, हमें अपने देश को परम वैभव पर पहुंचाना है, अपने देश की हमेशा हमें सुख और शांति की कामना करनी है, तो ये हमारे जीवन में उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इससे क्या हासिल होगा? उदाहरण देता हूँ। सागर में जब भी कोई नाव चल रही होती है तो उस नाव में सवार हर व्यक्ति के पास सोचने के लिए दो तरीके हैं। एक ये कि मैं सुख और वैभव में रहूं, मेरा परिवार वैभवशाली हो जाए, मुझे जितना जीवन में सुख मिल पाए उतना मैं प्राप्त करने का प्रयत्न करूं। और ऐसे ही कोई दूसरी नाव हो, दूसरी नाव के अंदर उसमें हर सवार व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरी नाव सुरक्षित है कि नहीं है। जो पहली नाव के अंदर व्यक्ति हैं, क्योंकि वो इस बात पे सोच रहे हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं वैभवशाली हो जाऊं, तो उनके जीवन में निर्णय लेने की कसौटी केवल एक है, उसका पैरामीटर एक है, वो है मैं। अगर उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में जैसे ही मतभेद होगा तो बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे जब वो ये सोचेगा कि इस व्यक्ति को डुबोने के लिए ये व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, और इसको हटाने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि नाव में छेद कर दिया जाए। अगर नाव में छेद कर दिया जाएगा तो नाव डूब जाएगी और ये व्यक्ति भी तबाह हो जाएगा। और ऐसा करने से पहली नाव के व्यक्ति, इतिहास इसको बार बार बताता है कि बार बार बहुत देशों के बहुत नागरिकों ने ये गलती की कि नाव में उन्होंने छेद किया, ये सोचकर कि इससे दूसरे का नुकसान होगा और मेरा फायदा। लेकिन कॉमन सेंस और लॉजिकल चीज़ क्या है कि जब नाव में छेद किया जाएगा तो नाव में छेद करने वाला भी डूबा और जो नाव का संचालन कर रहा था वो भी डूबा। फ़ायदा किसका हुआ? दूसरी नाव का, जिसके पास में हर इंसान केवल ये सोच रहा है कि मेरी नाव सुरक्षित रहे, मैं कितना वैभवशाली बनूं ये बात की बात है, पहले मेरी नाव सुरक्षित रहे। अब आप बोलेंगे ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ऐसी बेवकूफ़ी कौन कर सकता है? जब नाव में छेद किया जा रहा है तो ये तो हर किसी को पता है कि नाव में छेद किया जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि नाव में हम लोग छेद कर दें, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। जब पानी आएगा तो मैं भी डूबूंगा, तो मैं कोई और तरीका अपनाऊंगा, नाव में छेद क्यों करूंगा? जबकि फैक्ट ये बोलता है कि हमारे देश में हम ये गलती एक बार नहीं, हज़ारों बार पहले कर चुके हैं। हर बार जब हमारे देश पे आक्रमण हुआ तो हमने यही गलती करी, और गलती यही थी कि हमने नाव में छेद किया। और नाव में छेद ये सोचकर किया कि पानी जो अंदर आएगा वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नाव में बैठे किसी दूसरे व्यक्ति को ही नुकसान करेगा। जब आप जयचंद के बारे में पढ़ते हैं तब यही उदाहरण आपके सामने आएगा। पूरी स्टोरी पढ़ लीजिए, पृथ्वीराज चौहान की पूरी स्टोरी पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये नाव में छेद कैसे किया गया। गलती की गई, गलती से इतिहास से हमने सबक नहीं लिया। 1857 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, फिर दोबारा हमने यही गलती करी। फिर दोबारा इतिहास पढ़िए और फिर दोबारा अंग्रेजों के गुलाम हुए हम। विडंबना ये है, इस गलती से हम आज भी सीखना नहीं चाह रहे।
आज भी भारतवर्ष में ऐसे बहुत लोग हैं जो दिन रात इस नाव में छेद करने के लिए तैयार हैं। गलती ये है कि वो इस देश में रहते हुए, इस नाव में रहते हुए ये सोच रहे हैं कि जब पानी आएगा तो इस नाव में बैठा हुआ दूसरा इंसान डूबेगा, मैं नहीं, जबकि होगा यही कि वो खुद भी डूबेगा। इतिहास को उठाकर देखेंगे तो प्रमाणित हो जाएगा। तो सीखने की बात क्या आई? चाणक्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो इंसान अपने इतिहास से नहीं सीखता वो गलतियां बार बार दोहराता है। अगर हम जयचंद के किस्से से सीख लेते तो 1857 में ये गलती नहीं दोहराते, और आज अगर 1857 में सीख लेंगे तो दोबारा गलती नहीं दोहराएंगे। आज आपको अपनी नाव 2020 में सुरक्षित वैभवशाली मार्ग पर चलती हुई दिख रही है, लेकिन आंख बंद करके सोचिए, इस नाव में सवार हर व्यक्ति सोच क्या रहा है? मेरी नाव सुरक्षित रहे ये सोच रहा है कि मैं सुरक्षित, मैं वैभवशाली रहूं ये सोच रहा है। अगर विचार 130 करोड़ लोगों का ये है कि मेरी नाव सुरक्षित रहे, तो बिल्कुल आपने सही आकलन किया, देश भी वैभवशाली होगा, मैं भी वैभवशाली होऊंगा, मेरा परिवार भी वैभवशाली होगा। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं वैभवशाली हो जाऊं, मेरा परिवार हो जाए, देश हो ना हो, ना मैं उसकी चिंता करता हूं, और अगर चिंता करता भी हूं तो मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं कुछ भी नहीं करता, तो विश्वास कीजिए, याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान का भी पूरा वैभवशाली साम्राज्य था जो उसकी एक गलती से तहस नहस हुआ था, और उसके बाद में देश बर्बाद हुआ था, केवल उनके यहाँ पे एक भूल होने से। 1857 से पहले देखिए, देश वैभवशाली था, इतना हनन नहीं हुआ था। हमारा देश गुलामी की गहरी गड्ढे के अंदर गिर गया था जब 1857 के बाद में हम गुलाम हुए थे अंग्रेज़ों के। एक गलती ने पूरे वैभव को ख़त्म कर दिया। अब निर्भर हम लोगों पर करता है कि इतिहास से सीखकर 130 करोड़ लोग जो इस नाव में सवार हैं, उनमें परस्पर प्रेम कैसे बढ़े, सद्भावना कैसे बढ़े, नाव की चिंता दिन रात हम कैसे करें, इस पर आज विचार करके प्रयत्न करना शुरू कर दें। अगर हमने नहीं किया तो इतिहास जो पहले 2 बार खुद को दोहरा चुका है, वो तीसरी बार भी खुद को दोहराएगा। सिद्धांत क्या कहता है? लॉजिकली ज़रा सिद्धांत को पकड़ लें। कई लोगों का मानना हो सकता है कि नाव की सुरक्षा का दायित्व उसमें सवार लोगों का नहीं होता, उस नाव की सुरक्षा का दायित्व होता है उस नाव का नेतृत्व करने वाले पे, यानी हमारे देश की सरकार पे। देश की सरकार अच्छी चुनेंगे 5 साल में एक बार, और फिर आराम से बैठे, देश की सरकार संभाल लेगी। क्या ये तर्क सही है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सरकार कभी भी फैसले जब लेती है तो ज़रूरी नहीं वो फैसले ले जो उसको लेने चाहिए। बहुत बार वो फैसले लेती है जो उसको मजबूरी में लेने पड़ते हैं। अगर आप सरकार की मजबूरी देखना चाहते हैं तो 1984-85 के आसपास में मेरे ख्याल शाहबानो केस हुआ था। पढ़िए इतिहास को, समझ में आ जाएगा सरकार की मजबूरी क्या है। प्रधानमंत्री करना कुछ चाहते हैं और करने पर कुछ और मजबूर हो जाते हैं। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि सरकार इस पूरी नाव की सुरक्षा का दायित्व ले पाएगी, नहीं ले सकती।
क्योंकि जिस दायित्व को सरकार में बैठे शीर्ष नेतृत्व के लोग निभा रहे हैं, बहुत बार वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, चाहे उनकी मजबूरी हो या फिर राजनीति का लालच हो। अगर सरकार को हटा दें तो इस नाव का दायित्व किसी और को दिया जा सकता है, आर्मी को दिया जा सकता है, सेना को दिया जा सकता है। भाई सेना के लोग हैं, वो देश के सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की, भारत माता की एक आवाज पे अपना सब कुछ वो बलिदान कर देते हैं सरहद पर। तो अगर देश की सुरक्षा का दायित्व केवल उनको दे दिया जाए तो वो सुरक्षा कर सकते हैं। अगर ये सच होता तो पाकिस्तान का जितना बुरा हाल नहीं होता। सेना के हाथ में है उनकी पूरी बागडोर, वहां पर प्रधानमंत्री कोई अपना निर्णय इंडिपेंडेंट होकर ले ही नहीं सकता, इतना बुरा हाल आ गया। तो यानी कि हमारे देश की सेना अच्छी है, बढ़िया है, बहुत निर्भीक है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त लोग उसमें हैं, लेकिन फिर भी इस नाव की पूरी जिम्मेदारी केवल सेना को नहीं दी जा सकती। हमारे संविधान ने तीसरा एक खंभा, तीसरा एक पिलर खड़ा करा, जुडिशरी। अगर इसके हाथ में पूरी बागडोर दे दी जाए, इसको मजबूत कर दिया जाए, तो कल को क्या सेना, हमारी नाव सुरक्षित हो सकती है? इतिहास को खंगालिए। जितना राम मंदिर, आजकल तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा बहुत उठा है, जुडिशरी के हाथ कैसे बंद जाते हैं आपको इतिहास में दिख जाएगा। पूरा इतिहास खंगाल लीजिए इसका, और आपको जुडिशरी जैसे हाथ बांधे बैठी है ये दिख जाएगा पूरे के पूरे इतिहास में। इस पर्टिकुलर केस में जर्नलिज्म, आंखें बताई जाती हैं, ये आंखें हैं, अगर ये खुली हैं तो जागरूकता है, और जागरूकता है तो देश जो है वो बढ़िया रहेगा। प्रेस्टिट्यूट वर्ड पिछले 5-7 सालों में हमारे कानों में आया, और ये क्यों आया ये हम सब जानते हैं। यानी देश के अंदर इस वक्त कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अकेला इस नाव की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सके। तो देश की इस नाव की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? इसका उदाहरण आता है इजराइल। उनकी नाव सुरक्षित है, आसपास 6 से बड़े ज़्यादा दुश्मन, उनसे ज़्यादा कई गुना बड़ी नाव दिन रात उनके ऊपर तोप बारूद लगाकर खड़ी है, और केवल एक क्षण की प्रतीक्षा करती है कि कब इजराइल की छोटी सी नाव एक गलती कर दे और हम इसको डुबो दें। इजराइल जैसा देश 6 बड़ी नावों से घिरकर भी वो गलती नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो डूब जाए, और केवल एक ही बात है जो उसको बचाती है, उस देश का नेता, उस देश की आर्मी, उस देश की जुडिशरी, उस देश का जर्नलिज्म या एग्जेक्टिव भी ले लें तो ये नहीं बचाते। उनको बचाते हैं केवल उस देश का समाज, उस देश का एक एक नागरिक, जिसको हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया गया। जिस दिन भारतवर्ष में 130 करोड़ लोगों को ये भावना जागृत हो जाए कि मुझे अपने देश को, अपनी नाव को सुरक्षित रखना है, और इसके लिए अगर मुझे कुछ त्याग और बलिदान भी करना पड़े तो घबराऊंगा नहीं। अगर मेरे त्याग और बलिदान करने से मेरी नाव सुरक्षित हो सकती है तो मैं सुरक्षित करने का प्रयत्न करूंगा। इसलिए करना चाहिए कि आज मैं अगर आपके साथ में बैठकर वार्तालाप कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं किसी दिन भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया था, इसीलिए ये आज़ादी मुझे मिली कि मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। सोच कर देखिए, अगर भगत सिंह का वो बलिदान नहीं होता, अगर सुभाष चंद्र बोस का बलिदान नहीं होता, अगर गांधी जी का बलिदान नहीं होता, तो ये आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलें अभी मेरे सामने खड़ी होती। तो इस उद्देश्य के साथ मैं मां भारती का पुत्र हूं, देश का एक आम नागरिक हूं, लेकिन क्योंकि देश का एक आम नागरिक हूं इसीलिए मैं उस कार्य को करने का प्रयत्न ज़रूर करूंगा जो मैं कर सकता हूं। अपनी नाव में सवार हर एक व्यक्ति तक
मैं ये भावना और ये संदेश पहुंचाने का प्रयत्न ज़रूर करूंगा कि हम सब लोगों का मात्र एक ही दायित्व है कि ये नाव सुरक्षित रहे। इस नाव को सुरक्षित करने में अगर हम सब लोगों में से किसी एक को त्याग, बलिदान, साहस, शौर्य, ये 4 गुण विशेष मैंने आपको बताए। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये 4 चीज़ें करी हैं, इसलिए हम बैठकर आपस में वार्तालाप कर पा रहे हैं। उन्होंने बेहद त्याग किया है, बलिदान किया है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गुरु तेग बहादुर। आज अगर हम राम मंदिर के मुद्दे पर इतने खुश हैं, हर्षोल्लास अगर अपना जाहिर कर पा रहे हैं, तो सोच कर देखिए उस समय के बारे में जिस वक्त गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश कटाया था। अगर वो नहीं कटाते तो हिंदू धर्म का बचना ही मुश्किल हो जाता। जब हिंदू धर्म ही नहीं बचता तो आज हर्षोल्लास किस चीज़ का मनाते। त्याग और बलिदान किसी ने किया तो आज खुशी का जश्न बना पा रहे हैं। साहस और शौर्य। रानी झांसी अगर अपने किले से नहीं निकलती एक तलवार लेकर अकेली अंग्रेज़ों से लड़ने, तो आज अपने बच्चों को किसका उदाहरण देकर आप साहस और शौर्य की उनको सीख दे पाते। मैं एक आम नागरिक होने के नाते इस चीज़ का दायित्व जितना मेरे हाथ में है उसको उठाने का प्रयत्न करना चाहता हूँ कि नाव में हर सवार व्यक्ति को मैं ये पहुँचाऊँ कि हमें नाव को सुरक्षित रखना है। इसमें त्याग, बलिदान, साहस, शौर्य, ये 4 गुण, और 5वां सबसे महत्वपूर्ण गुण परमार्थ, बहु सुखाय बहु हिताय। हमारे देश में लिया जाने वाला हर निर्णय केवल एक ही कसौटी पर हो, बहु सुखाय बहु हिताय। वो कौन सा निर्णय है जिसमें सर्व कल्याण हो सकता है, सबसे ज़्यादा लोगों का हित हो सकता है, कल्याण हो सकता है। अगर इस भावना से हमारे देश में निर्णय लेने लग जाएं तो हमारे देश में जो ये हमारी नाव है ये सुरक्षित होने लग जाएगी, देश राष्ट्र वैभवशाली होने लग जाएगा। और इसी भावना के साथ में हम अपने नए YouTube चैनल की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम रखा गया है राष्ट्र वैभव। जैसा मैंने आपको बताया कि एक आम नागरिक होने के नाते जो कार्य हम कर सकते हैं वो ना सरकार कर सकती है, ना जुडिशरी कर सकती है, ना जर्नलिस्ट कर सकते हैं, ना ही सेना कर सकती है। वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष के इतिहास में 2020-19 ये जो काल इस वक्त चल रहा है, पिछले 3-4 सालों से और अगले 3-4-5 सालों तक ये चलेगा, मैं नहीं जानता भविष्य के बारे में, ये स्वर्णिम काल कहलाया जाएगा। क्योंकि इस समय पर ये सभी इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से अपने दायित्व को अच्छे से निभाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। कमी हमारे देश में इस वक्त केवल एक रह गई है, हमारे देश का एक आम नागरिक अपने दायित्व को निभाने में कितनी सतर्कता और कितना ज़्यादा वो प्रयत्न अब करना शुरू करेगा। अगर हमने कर लिया, ये 5 इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे और देश की नाव भी सुरक्षित होगी, देश वैभवशाली और आगे सही मार्ग पर, सन्मार्ग पर आगे अग्रसर हो जाएगा। तो जो हमारा YouTube चैनल हम राष्ट्र वैभव बना रहे हैं, इसमें हम 2 चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहली बात, इतिहास से समझेंगे कि गलतियाँ क्या हुई ताकि उन गलतियों को हम दोहराए ना। देश के हर एक नागरिक को इतिहास में की गई गलती का पता होना चाहिए और इस बात की समझ आनी चाहिए कि जो गलती हमसे हुई है हम उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे, ताकि हमारी नाव सुरक्षित रहे, 130 करोड़ लोग जागरूक होना आरंभ करें। और दूसरी बात जो इसके अंदर हम प्रयत्न करेंगे, साहस से केवल उन्हीं विचारों को हम साझा करेंगे जिसकी कसौटी केवल एक होगी, वो है राष्ट्रहित। हम हिंदू होने पे गर्व महसूस कर सकते हैं, हम मुसलमान होने पे गर्व महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि हम किसी भी अपने जीवन में कोई दूसरा दायित्व निभा रहे हों, लेकिन राष्ट्र वैभव जो चैनल मंच बनाया जाएगा उस पर जितनी बात होगी और जितने लोग आएंगे वो एक ही भावना से आएंगे कि राष्ट्र हित में क्या बात है।
और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग इसमें सहभागिता ज़्यादा निभाएं जिनके पास कोई और दायित्व ना हो, क्योंकि जब दायित्व आ जाता है तो हाथ बंध जाते हैं। उदाहरण मैंने अभी आपको दिया, सरकार का भी, जुडिशरी का भी, प्रेस का भी और आर्मी का भी। अपने हिसाब से वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्र हित में सभी निर्णय लेने की बात आती है तो उनके हाथ बंध जाते हैं। इस देश में एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसके हाथ नहीं बंधे हुए, और वो है 130 करोड़ की हमारी जनसंख्या। तो दायित्व भी 130 करोड़ लोगों पर आता है। इतिहास से सीखें, लेसन को सही लर्न करें, आगे वो गलतियां ना हो, इसमें 130 करोड़ लोग समझदारी से सहभागिता निभाएं। अगर ये समाज जागरूक हो गया तो ये चारों इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिकली प्रबल होते जाएंगे, इनमें ताकत आती जाएगी। नाव आपकी आज थोड़ी वैभवशाली है, परम वैभव पर इसको हम लेकर जाने का प्रयत्न तभी कर पाएंगे जब 130 करोड़ लोग जागरूक हो पाएंगे। साहस करके जो सही है उसे सही कहने का हम प्रयत्न करेंगे। 130 करोड़ लोग एक साथ सोचेंगे, ये सोचेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो राष्ट्र हित में, और जो राष्ट्र हित में है केवल उसी के लिए कम से कम अपने विचारों को सही करने का प्रयत्न करेंगे। अगर कभी लगा कि बोलने से या कुछ प्रयत्न करने से राष्ट्र को बचाया जा सकता है तो ऐसा प्रयत्न करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कैंपेन में, इस बड़ी मूवमेंट में आप मेरा हिस्सा बने, आप हमारे साथ में आगे बढ़ें, तो राष्ट्र वैभव चैनल का मैंने लिंक दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस पर आने वाले समय के अंदर वो सभी विचार आपके साथ रखे जाएंगे जो केवल और केवल राष्ट्र हित की भावना से होंगे। माँ भारती सबका कल्याण करे। वंदे मातरम।